वो आके हमारे समाज को क्या देने वाले हैं, इसलिए उनकी बात सुनने के लिए उनको बुलाया गया। तो आए थे फडणवीस साहब, आके गए और वो झूठ बोल के गए हैं, जुमला दे के गए हैं। ये ओबीसी में नहीं आते, ओबीसी का आरक्षण खत्म करने वाले लोग हैं। हमारे देश की संविधान को जो तोड़ने का काम जो केंद्र में बैठी हुई सरकार कर रही है, संविधान का रक्षण भी किया जाएगा। ये सब नौटंकी जो है और ये जुमलेबाजी जो बीजेपी की है, ये असलियत अब लोग समझ चुके हैं। मोदी सरकार को अगर बीजेपी वाले अगर यहाँ से चिल्लाकर यहाँ तक बताते हैं कि हमारा ओबीसी प्रधानमंत्री देश में है, अब ओबीसी प्रधानमंत्री है तो ओबीसी का आप जनगणना करें। हम मांगने वाली कौम नहीं है, हम देने वाली कौम है। देश में हमारी तादाद ज्यादा है, हम किसान हैं। पूरे भारतवर्ष में अगर वर्तमान सरकार को कोई तोड़ सकता है, इसके तिलिस्म को, इस तंत्र को कोई तोड़ सकता है, वो सिर्फ बैकवर्ड क्लास हो सकता है। पंजाब में जो एससी समाज का रिजर्वेशन लागू है 22.5% है और बीसी का 10% शिक्षा के क्षेत्र में है, 12% नौकरियों के क्षेत्र में, बस, और बाकी खाली पड़ा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय मैं तालकटोरा स्टेडियम में हूं और मेरे साथ सिख कम्युनिटी के लोग हैं। सोचिए, आज ओबीसी 7 अगस्त है, ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन ओबीसी कमीशन को बीपी सिंह ने लागू किया था। तालकटोरा में एक बड़ा आयोजन हो रहा है और सोचिए 60% आबादी है, पंजाब से लोग आए हैं। वहां समझेंगे कि ओबीसी की राजनीति की क्या हालत है। सोचिए, एक ऐसी कम्युनिटी जो अकेले अपने दम पर सरकार बना सकती है। आप लोग पंजाब से हैं? बिल्कुल, मैं पंजाब से हूं, जसपाल सिंह खीवा। पंजाब में कितनी आबादी है ओबीसी की? पंजाब में लगभग 42% आबादी है और वहां पर 42% के हिसाब से जो विधानसभा की, जैसे वहां पर 117 सीटें हैं, 42% के हिसाब से वहां पर 49 सीटों पर ओबीसी को लड़ना चाहिए। जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहती है, इंदिरा साहनी केस की जजमेंट में आता है कि 42% के हिसाब से 49 सीटें लड़नी चाहिए उनको। जबकि वहां की जो वर्तमान सरकार है, जहां अतीत काल में जितनी भी सरकारें बनी हैं, वो 12-15, हद ज्यादा से ज्यादा 15 तक वहां पर। तो मुझे बताइए, अभी चन्नी साहब वहां मुख्यमंत्री बने थे शेड्यूल कास्ट के। शेड्यूल कास्ट की आबादी भी वहां लगभग अच्छी है, ठीक ठाक है। ओबीसी का कोई मुख्यमंत्री हुआ या सिर्फ जाट समाज के ही वहां, जाट सिख ही मुख्यमंत्री होते हैं? देखो, चन्नी जी के बारे में आपने पूछा है। चन्नी जी एससी समाज से थे और वहां पर एससी समाज की जो आबादी है 31.94% है, वो 2011 के हिसाब से। आज अगर आबादी जनगणना होगी तो वो लगभग 34-33 के करीब हो जाएगी। हाँ, आपने सवाल किया कि मुख्यमंत्री ओबीसी समाज का पंजाब में रहा, बिल्कुल रहा। ज्ञानी जैल सिंह जी वो विश्वकर्मा समाज से थे। मेरे साथ उनके पोता श्री इंद्रजीत जी भी हैं और ज्ञानी जैल सिंह मुख्यमंत्री रहे पंजाब के, उसके बाद गृह मंत्री बने, उसके बाद देश के राष्ट्रपति बने। हाँ, शंभू जी, मैं एक खास बात कहना चाहता हूं कि ज्ञानी जी ने गृह मंत्री रहते हुए ओबीसी समाज के लिए, पूरे ओबीसी मतलब पिछड़ा समाज के लिए, जो 4% के हिसाब से ज्ञानी जैल सिंह जी ने पिछड़ों के लिए लोन का प्रोविजन किया था, बैंक फिक को बनाया था, बैकवर्ड क्लास ऑफ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के नाम पर बनाया था। 4% के हिसाब से हर बीसी समाज के जाति को लोन मिलता था, पर आज की डेट में वो इतना डिफिकल्ट हो गया लोन लेना, उससे जल्दी बैंक में मिल जाता है। 27% रिजर्वेशन लागू है कि नहीं पंजाब में? नहीं, पंजाब में एक दुखांत है कि पंजाब में जो एससी समाज का रिजर्वेशन लागू है 22.5% है और बीसी का 10% शिक्षा के क्षेत्र में है, 12% नौकरियों के क्षेत्र में, बस, और बाकी खाली पड़ा है। जब कांग्रेस लगातार रही है शासन में। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए शंभू जी, वहां पर 50% की सीलिंग, वहां पर तो मतलब बाकी देश में है, पर वहां 50% की सीलिंग से भी कम हमें आरक्षण मिल रहा है। ये जानकारी सोचिए, हमें लग रहा था कि चंडी जहां कांग्रेस रही है लंबे समय तक, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, पंजाब में भी 27% रिजर्वेशन ओबीसी को नहीं मिल रहा है। आप लोग को शेड्यूल कास्ट ओबीसी के लोग मिलकर पॉलिटिकल अलायंस क्यों नहीं बना रहे हैं? क्या आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनी उससे उम्मीदें हैं कि वो आपको रिजर्वेशन दें? देखिए शंभू जी, आज का जो ये महाधिवेशन हो रहा है, यहाँ पर 2 तरह के लोग आए हैं। मैं आपको, क्योंकि आप समझते हैं ओबीसी की
राजनीति को, ओबीसी के दर्द को बड़े गंभीर और मार्मिक तरीके से आप समझते हैं। यहाँ पर दो तरह के लोग आए हैं। एक तो सरकार के पक्ष के हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने ओबीसी के 27 मंत्री दिए हैं, ओबीसी के जो अपना कमीशन बनाया उसको संवैधानिक दर्जा दिया है। पर आप ये सोचिए कि ओबीसी के मंत्री देने से, सिर्फ चेहरे देने से अगर विकास नहीं होगा तो उसका तो कोई लाभ मेरा नहीं है। सवाल वो नहीं था, मेरा सवाल था कि आप लोग की 40% आबादी है, शेड्यूल कास्ट है, आप लोग एक पॉलिटिकल अलायंस, अकाली दल की क्या राय है आरक्षण को लेकर पंजाब में? मैं यही पर बात लाना चाह रहा था। आज यहाँ पर जो मीटिंग हो रही है वहाँ यही चर्चा चल रही है कि अगर पंजाब में नहीं पूरे भारतवर्ष में अगर वर्तमान सरकार को कोई तोड़ सकता है, इसके तिलिस्म को, इस तंत्र को कोई तोड़ सकता है, वो सिर्फ बैकवर्ड क्लास हो सकता है। बैकवर्ड का मतलब बीसी, एससी और एसटी। ये पूरे भारतवर्ष में एक ही तोड़ है वर्तमान सरकार का। अगर ये तीनों शक्तियां इकट्ठी हो जाती हैं तो पंजाब में भी इसका आज की रैली का अच्छा, तो सिखों की जो ओबीसी है वहाँ वो सिख धर्म ही मानते हैं? जो ओबीसी है वो सिख धर्म नहीं मानते हैं, वो सभी धर्मों में है, हिंदू में भी है और सिख में भी है, मुस्लिम में भी है। अच्छा जी, बिल्कुल। तो कितनी चेतना आई है ओबीसी समाज में आरक्षण को लेकर? बहुत, पंजाब में तो बहुत चेतना है जी। बहुत लोग आज के दिन में वहां पर उबाल है, पूरे ओबीसी समाज के अंदर पूरा उबाल है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पंजाब में ओबीसी सरकार को रिप्लेस करेगा। आप लोग नस्ल दस्तक भी देखते हैं पंजाब में रहकर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल शंभू जी, आपका और बहुत आनंद आता है जब आप लोगों को एक साथ चर्चा करते हो, इंटरव्यू करते हो और कावड़ियों के साथ आप वो ओबीसी का। जब आप कहाँ से आए हैं? मैं हैदराबाद से, तेलंगाना। तेलंगाना से आए हैं, तो आप भी ओबीसी हैं? अभी ओबीसी। वहाँ कितना रिजर्वेशन मिलता है ओबीसी को? वो भी तेलंगाना में 60% रिजर्वेशन नहीं मिला। वो भी दिल्ली में वो भी 50% रिजर्वेशन मिलता। वो भी आंध्र प्रदेश में 50% रिजर्वेशन नहीं मिला। क्या बोला, वो भी 25% रिजर्वेशन है तो वो भी पब्लिक जो रहा। ठीक है, कोई नहीं। तो सोचिए, मेरे लिए तो खुशी की बात है, देश भर से लोग, ओबीसी के लोग जमा हो रहे हैं। तो क्या पंजाब से हैं, कितनी जागरूकता आई है समाज में, और क्या एक आरोप लगता है ओबीसी के लोगों पर कि वो आंदोलन में चला नहीं रहे आरक्षण बचाने के लिए? नहीं, ये आरोप तो सच्चा है, पर ये है कि पहले से बेहतर जो है ओबीसी में चेतना आई है। क्योंकि जो वर्तमान सरकार है, ओबीसी को नाम पर सरकार तो बन रही है, सरकारें बन रही हैं, चाहे वो यूपी है चाहे सेंटर है, पर ओबीसी के लिए कुछ किया नहीं जा रहा। किया, आइए आगे सवाल लेंगे नाना पटोले से। वो अध्यक्ष है ना महाराष्ट्र कांग्रेस के? हाँ, महाराष्ट्र ओबीसी से आते हैं। तो देखिए, ये तस्वीरें देखिए, और महिलाओं की बहुत संख्या है, भागीदारी है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको, और हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आरक्षण की लड़ाई बहुत मजबूत हो। ये तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको और उनसे बात करूंगा। नाना पटोले हैं, बड़े किसान नेता हैं। साइड ये देखो। तो आपके तो पोस्टर पर देवेंद्र फडणवीस, ये ओबीसी में नहीं आते, ओबीसी का आरक्षण खत्म करने वाले लोग हैं। उनकी तस्वीर लगी है ओबीसी के कार्यक्रम में। देखिए, ओबीसी ये समाज जो है ये खेती से जुड़ा हुआ समाज है, किसान है, और किसान देने वाला होता है और सबको साथ में लेके चलने वाला होता है। हाँ, और इसलिए हमारी जो भूमिका होती है सबको लेके साथ में और सब देश के हित में काम करने का। और जो वो लोग पोस्ट पे हैं वो आके हमारे समाज को क्या देने वाले हैं, इसलिए उनकी बात सुनने के लिए उनको बुलाया गया। तो आए थे फडणवीस साहब? आके गए और वो झूठ बोल के गए हैं, जुमला दे के गए हैं। अच्छा, बताइए, एक आरोप आप पर भी गंभीर है। कांग्रेस शासित राज्यों में आज तक 27% रिजर्वेशन लागू नहीं है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, अभी मैं इनसे बात कर रहा था, पंजाब में नहीं है। तो ये एक बड़ी विडंबना है। जहां जहां कांग्रेस लगातार सत्ता में रही है पटोले साहब, वहां 27% रिजर्वेशन नहीं है। महाराष्ट्र में आप लोगों को नगर निकाय चुनाव में 27% रिजर्वेशन नहीं मिला। देखो, महाराष्ट्र में 27% रिजर्वेशन था,
लेकिन ये फडणवीस की सरकार जब 2014 से 19 तक थी, 2017 में फडणवीस सरकार ने ये मामला पेचीदा खड़ा कर दिया और इसका रिजल्ट आते आते 2019 मार्च तक इसके परिणाम कोर्ट के माध्यम से सामने आए और उससे ओबीसी समाज आप तो राहुल जी के बहुत करीबी लोगों में से है पटोले साहब, क्या राहुल जी को अब जो जिस तरह से प्रधानमंत्री बैटिंग कर रहे हैं, वो रोज बोलते हैं SC ST OBC माइनॉरिटी, 27 मंत्री बना दिए, गवर्नर बना रहे, अभी धनखड़ साहब कह रहे हैं कि हम ट्राइबल राष्ट्रपति दे रहे हैं, ओबीसी किसान समाज से हम उपराष्ट्रपति दे रहे हैं। क्या आपकी पार्टी में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग समझ बढ़ी है या अभी भी वहाँ सबल लीडरशिप हावी है? लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है, हमारे राष्ट्रपति की जात नहीं होती है और कभी भी कांग्रेस ने बूटा सिंह को बनाया था तो बूटा सिंह के बारे में कभी बोला नहीं था कि हमने शेड्यूल कास्ट का राष्ट्रपति बनाया। मूल सब्जेक्ट वो नहीं होता, आखिरी हमें संविधान के आधार पर हमें काम करने का अधिकार होता है और हमें इसलिए संविधान की शपथ लेके हम राष्ट्रपति बनते हैं, हम प्रधानमंत्री। बीजेपी आरक्षण विरोधी है, एक माइंडसेट, ये धारणा बनी हुई है और वो सही भी है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है, आरक्षण कर, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में 27% रिजर्वेशन कागजी तौर पे भी हम इम्प्लीमेंट नहीं है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अभी पंजाब की बात है, जबकि जहां लंबे समय तक आप लोग रहे हैं। क्या वजह, क्या पार्टी के अंदर भी? सुनो, मुझे छत्तीसगढ़ हमें लगकर है और महाराष्ट्र का राजनीति मुझे पता है। महाराष्ट्र में 27% आरक्षण था। हाँ, वहाँ तो सुनो, हाँ। और छत्तीसगढ़ में भी 27% आरक्षण है, वहां पे भी 27% ओबीसी को मिल रहा है। लेकिन हमारा ये नहीं, मैं बता रहा हूँ, मुझे लगकर स्टेट है और मुझे ये कहना है कि हमारी जो परिस्थितियां, मैंने जब भी कहा कि हम मांगने वाली कौम नहीं है, हम देने वाली कौम है। देश में हमारी तादाद ज़्यादा है, हम किसान हैं और जब हमें मांगने वाली कौम अगर हम नहीं है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो संविधान में अधिकार दिया है उस अधिकार का अब पालन सरकारों ने करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाला कल ये देश में पार्टी में 27% भागीदारी तय होगी, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हम अपनी पार्टी में SC ST OBC को जगह दे रहे हैं। अब मैं आपको राजस्थान की बात निकालें तो राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन है? OBC। छत्तीसगढ़ में कौन है? OBC। महाराष्ट्र में PCC कौन है? आप बताइए। OBC। तो मेरा कहना देर से चीजें हो रही, बात समझ लो ना। मेरा कहना है कि हम लोग ऐसे लोग हैं कि हम जब कुर्सी पे बैठते हैं, मैंने कहा कि मैं जो स्पीकर था महाराष्ट्र विधानसभा का, तब मैंने विधानसभा अध्यक्ष करके एक रेजोल्यूशन पास किया, जाति निहाय जनगणना होना चाहिए और उसका ठहराव। ये बड़ा है, तो सरकार ने साफ कर दिया कि हम जाति जनगणना नहीं करेंगे, इसको लेकर कोई प्लान है? हाँ, तो मैं यही तो बात बता रहा हूँ, यही तो शुरुआत है। तो हमने उसका प्रस्ताव लाया, अब विधानसभा में एक मत से ठहराव पारित हो और मेरे ठहराव के बाद देश के कई राज्यों ने एक मत से ठहराव पारित किया। क्या सरकार? सुनो ना, तो अब मोदी सरकार को अगर बीजेपी वाले अगर यहाँ से चिल्लाकर यहाँ तक बताते हैं कि हमारा ओबीसी प्रधानमंत्री देश में है, अब ओबीसी प्रधानमंत्री है तो ओबीसी का अब जनगणना करे। अब इसको लेकर क्या करेंगे? आप लोग के पास कोई रणनीति है? सरकार ने मना कर दिया, नहीं कराएंगे जनगणना। सुनो ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की जब सरकार थी तब उसमें हमने डाटा कलेक्ट किया था, उसमें 2% डाटा थोड़ा गड़बड़ है, ऐसा ये सरकार ने, मोदी सरकार ने लोकसभा में बताया। क्या 98% डाटा अगर बराबर है ओबीसी का तो सरकार को दिखाने में क्या तकलीफ है? सरकार क्यों उसको ये करती है? और आगे क्या रणनीति होगी आप लोग की? इसलिए तो बता रहा हूँ, जैसे किसान विरोधी सरकार केंद्र की है, वैसे ओबीसी विरोधी भी ये सरकार है। ओबीसी के मंत्री बनाए तो ओबीसी के मंत्री रबर स्टैम्प बनाते हैं, ओबीसी का उपराष्ट्रपति बनाएंगे तो ये रबर स्टैम्प बनाएंगे, देश का राष्ट्रपति बनाएंगे तो रबर स्टैम्प बनाएंगे। सवाल ले लीजिए। तो यही कहना है कि ये सब नौटंकी जो है और ये जुमलेबाजी जो बीजेपी की है, ये असलियत अब लोग समझ चुके हैं। अब ये आने वाला कल अब देश में संविधान का पालन करने वाली व्यवस्था पैदा होगी और वो ओबीसी समाज पैदा करेगी। और आपको ये जो सवाल आज आप पूछ रहे हैं, ये सवाल पूछने का नहीं रहेगा, हम जस्टिस दे के रहेंगे। एक सवाल और लीजिए, केंद्र ने साफ कर दिया कि जाति जनगणना नहीं कराएंगे। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो सवर्णों का आरक्षण है वो लागू कर दिया गया है, लेकिन ओबीसी को 27% तक नहीं मिल रहा है। वो कुछ भी करे, ये अभी कुछ भी जुमलेबाजी करे, कुछ भी करे, अभी जो बदलाव आएगा वो बदलाव का अंदाज केंद्र की सरकार को नहीं है।
अब बदलाव आएगा और बदलाव के साथ हमारे देश की संविधान को जो तोड़ने का काम जो केंद्र में बैठी हुई सरकार कर रही है, संविधान का रक्षण भी किया जाएगा और ओबीसी, दलित और आदिवासी और एंटी वेजेंटी के जितने भी कम्युनिटीज है सबको जस्टिस दे के रहेंगे। ये भूमिका हमारी है। ओबीसी में कितनी जागरूकता आई है अब अगर राजनीतिक रूप से बात करें तो? आपने देखा होगा कि हमारा ये 7वां अधिवेशन है। देश के कोनों से, हर राज्यों से सभी मुखिया लोग यहाँ पर आए हैं। तो अब इसका मतलब है कि देश में ओबीसी इकट्ठा हो रहा है, इसका अंदाज आज के अधिवेशन। नाना पटोले, और मैं फिर कह रहा हूँ ताल कटोरा स्टेडियम में हूँ, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, देश भर से ओबीसी के लोग जमा हुए हैं। जागरूकता तो आई है, लेकिन सवाल है कि उनको राजनीतिक भागीदारी कब मिलेगी, इस पर एक बड़ा सवाल है जो अभी भी बना हुआ है। सोचिए 60% वाली आबादी इस देश में सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और ब्यूरोक्रेसी से गायब है। लेकिन नेशनल दस्तक के लिए ये अच्छा मौका है। मुझे खुशी है कि पंजाब में भी अब लोग जागरूक हो रहे हैं और देश भर के लोग जो है जमा है। जी बोल दीजिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, नेशनल दस्तक के माध्यम से, कि महाराष्ट्र और पंजाब, यहाँ का ओबीसी बहुत ताकतवर है और पूरे देश में लीड करने के लिए सक्षम है। और ये आने वाले शरद यादव आज मंगल मसीहा है। शरद यादव लालू यादव को भी सम्मानित करने जाएंगे, उनकी तबीयत ठीक रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, ओबीसी एक सोया हुआ हाथी है। जिस दिन वो अपने अधिकारों के लिए जग गया, भारत में हर राज्य में उसका मुख्यमंत्री, सीएम, पीएम, जरूरत है कि एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग एकजुट हो और राजनीतिक और सामाजिक रूप से अपनी भागीदारी को पूछे। सोचिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, वो टीवी में नहीं है, मीडिया में नहीं है, वो कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं है। तो ओबीसी का जो हालत है वो किसान बना के उनको छोड़ दिया गया है। और जो पावर सेंटर्स है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, उससे ओबीसी आज भी नदारद है। आज ऐतिहासिक दिन है 7 अगस्त। आज ही के दिन ओबीसी कमीशन लागू हुआ था। उन लोगों का शुक्रगुजार होइए जिन्होंने इस देश के 60 करोड़ लोगों को कम से कम पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, चाहे वो बीपी मंडल हो, डॉक्टर अंबेडकर हो, फुले हो, पेरियार हो, ये सब ओबीसी कम्युनिटी के थे। बाबा साहब ने संविधान में उनको जगह दी है और आज उनके जानने वाले, मानने वाले जगह हैं, लेकिन अभी लंबी लड़ाई है। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, ताल कटोरा, दिल्ली।